ये बांग्लादेश में मोनार्की है या डेमोक्रेसी? नेपाल मोनार्कियल कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री? वेट वेट वेट, एक्सप्लोर नॉलेज इज हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम, एवरी डाउट। इफ़ यू आर अ फर्स्ट व्यूअर और आपने मेरी अब तक फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो साउथ एशिया की नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखी है, अभी जाओ, जस्ट गो एंड वॉच इट। क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है अगर आप मेरी डायरेक्टली सेकंड वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है कि क्या साउथ एशिया है, क्या पाकिस्तान है और क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हमारा ये बेनिफिट देगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं सेकेंड टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसको मैंने डिवाइड किया था, वो है बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, हम इनके पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इंडिया से इनका कोई कनेक्शन नहीं है कि इंडिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान का मैंने बताया। लेकिन बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम क्या और करेंटली क्या वर्क कर रहा है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉन्टिनेंट में क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन रूल कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में वीडियो काम आ सकती है। सो अगर शेयर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और बांग्लादेश, अब मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश को कैसे क्रिएट किया गया, अब मैं बताऊंगी कि बांग्लादेश को कैसे क्रिएट किया गया इस वाले पार्ट में। पाकिस्तान को जब वो आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके दो हिस्से हो गए थे, मतलब उसे दो हिस्सों में देखा जाता था और आज भी वैसे ही देखा जाता है, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल जैसे आप पंजाब को ले लो, पंजाब के भी यहाँ दो हिस्से हो रखे हैं, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। तो जो ईस्ट पंजाब है वो आपका पाकिस्तान के साथ है और जो वेस्ट पंजाब है आज वो इंडिया के पास है। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उस टाइम पे 1971 का पीरियड था और उस पर याह्या खान का रूल चल रहा था और उसके रूल के अंडर डोमिनेशन ऑफ उर्दू वॉज देयर, मतलब दबाव था कि उर्दू लैंग्वेज ही सारे बोलेंगे, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उर्दू में होना है और इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करना है। और जो ईस्ट के लोग हैं उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ वोट है, ना फ्रीडम ऑफ राइट, कुछ भी नहीं है। दे आर लैकिंग बिहाइंड, राइट। सो ऐसा होता है। जो ईस्ट वाले ना, बेसिकली आप बोलेंगे कि है तो पाकिस्तानी, तो फ़र्क क्या हुआ, है तो मुसलमानी, नहीं। जो ईस्ट वाले थे वो बेसिकली इंडियंस थे, हिंदू, सिख या अलग किसी भी अलग धर्म या ट्राइब के हो सकते हैं, जो कि मुस्लिम नहीं थे या फिर जो मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। वो बंगालीज, वी कैन से कि वो बंगालीज थे, इसलिए वो इस चीज़ का अपोजिशन करते थे कि हम उर्दू नहीं अडॉप्ट करेंगे और ना ही हमने इस्लाम को धर्म को अडॉप्ट करना है। तो उसमें जो शेख मुजीब था वो इसका हेड था और इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, जो बांग्लादेश की और वी कैन से द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इनकी जो पार्टी थी दैट इज़ अवामी लीग, ये इसकी पार्टी थी और इसका हेड कौन था, इसको चलाने वाला शेख मुजीब। तो ऐसा होता है कि बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, तो ऐसा कर करके एक 1970 में एक इलेक्शन ये लोग अरेंज करते हैं। 1970 में इलेक्शन अरेंज कर लिया और विद द फुल सपोर्ट जो शेख है वो जीत जाता है और वो डिमांड क्या करता है कि मुझे एक सेपरेट नेशन चाहिए एंड दैट इज़ कॉल्ड टुडे एज बांग्लादेश। बट अब वोट बना के वो जीता है तो उसे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड उसे क्या मिलता है, पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट वॉज नॉट ईजी, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और बांग्लादेश के बहुत से लोगों को मार दिया जाता है, बंगाली पीपल को और उनकी डिमांड को सप्रेस किया जाता है। और इसी की वजह से यही कारण था कि माइग्रेशन हुआ था। 8 करोड़ पीपल मीन्स 8 मिलियन पीपल वर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से 8 मिलियन पीपल माइग्रेट कर डर के कारण कि हमें मार ना दिया जाए इंडिया में आ गए। अब एक बात बताओ, वैसे पार्टीशन का पीरियड चल रहा है, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है और ऐसे में 8 करोड़ लोगों का बर्डन सहन करना, जो कि ऑलरेडी पिट पिटा के आए हैं या मरने के डर से आए हैं, तो इससे इंडिया को भी एक खतरा था, एक थ्रेट था। तो इसी की वजह से इंडिया को भी लड़ाई लड़नी पड़ती है पाकिस्तान के साथ। हक के लिए इंडिया लड़ता है, इंडिया ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द ट्रुथ। सो बंगाली पीपल के लिए जो इंडिया से वहाँ पे गए थे पार्टीशन के पीरियड में, उनके लिए वो लड़ता है। एक वॉर हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के पीरियड के बीच में, तो हम जब भी वॉर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक वॉर आएगी जो होगी 1971 की वॉर, और जिसे इंडिया जीत जाता है, इंडिया विन, एंड तब बांग्लादेश क्रिएट होता है और ये पाकिस्तान लड़ाई हार जाता है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हाउ बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ
बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश क्रिएट हो गया 1971 में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन शेख मुजीब ने ड्राफ्ट कर लिया न्यूली अपने तरीके से, और उसमें 3 चीज़ों को अडॉप्ट किया, दैट वाज सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ठीक है, इन 3 बेसिस पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जाता है। और 1975 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाता है, मीन्स चेंजेस लाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिगेस्ट चैलेंज इज दैट वो कन्वर्ट कर देता है पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राइट। सो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैं यहाँ पे अब नहीं बताऊँगी इसमें दोबारा, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन सीक दैट वीडियो टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। तो वो इस चीज़ पे चेंज ला देता है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, बहुत बड़ा चेंज था 1975 में। और एक और बड़ा चेंज लाता है कि वो अपोजिशन को रिमूव कर देता है। उसकी एक सिंगल पार्टी रूल चलने लग गया, दैट इज़ अवामी लीग। अवामी लीग ही चलेगी, अवामी लीग ही लड़ेगी। तो इसी की वजह से, वन पार्टी रूल की वजह से टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अपोजिशन नहीं है तो गलत चीज़ों को रोकने के अलावा भी कोई नहीं है। तो ऐसा होता है कि अब इसके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वो अपनी सीट नहीं छोड़ता शेख, तो उसे मार दिया जाता है और उसकी जगह पे आता है ज़ियार उर रहमान। डोंट गेट कंफ्यूज कि पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ नाम का था, वो था ज़ियाल उल हक एंड इट इज़ ज़ियाउर आर रहमान। ठीक है, 1975 में ये इसे मार देता है और अपनी जगह बना लेता है, लेकिन स्टिल ये अपनी जगह बनाता है और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी इस्टेब्लिश करता है। बट फर्दर देखा जाए तो इसे भी मार दिया जाता है और इसे मार के बैठता है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। फिर मिलिट्री रूल बांग्लादेश में भी आ जाता है। तो सिविलियन रूल कंट्रीज वी कैन से पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर बोथ। लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि HM इरशाद कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि आप ही रहेंगे इलेक्शंस में और अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंशियल सीट पर आपका HM इरशाद ही बैठता है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, बेसिकली एक्सप्लोर नॉलेज में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसके बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट होने लग गया बांग्लादेश में। So before starting the political system of Nepal, let me tell you one thing that हिंदू किंगडम इस्टेब्लिश है नेपाल में। नेपाल पीछे से हिंदू किंगडम में है। अगर आप कभी भी नेपाल को विजिट करें, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट एंड उसमें पता चलेगा कि कैसे उसने हिंदू रिलीजन के थीम को लेकर अपने टेम्पल्स को डिज़ाइन डेकोरेट कर रखा है। तो वो मानते हैं उन चीज़ों में। तो वो मॉडर्न पीरियड के थे, बहुत साल उसमें वो चाहते थे कि हम एक कॉमन पीपल वहाँ का और पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिव सिस्टम, एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है गवर्नमेंट, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। लेकिन वहाँ का जो राजा था, वहाँ की जो सरकार थी उस टाइम पे, मिलिट्री कभी नहीं चाहती थी, आर्मी वगैरह, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, नेपाल अच्छा बने, नहीं चाहते थे। वो हमेशा से राजा का रूल चाहते थे। लेकिन ऐसा होता है कि 1990 के पीरियड में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए, और इसकी वजह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना ही पड़ता है। लेकिन वो पॉइंट कहते हैं कि उसका ट्रबल्ड कैरियर है और शॉर्ट पीरियड है डेमोक्रेसी का नेपाल में, क्योंकि राजा चलने ही नहीं देगा कभी भी डेमोक्रेसी को। तो 90s में ऐसा होता है, 90s के पीरियड में वहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल होता है डेमोक्रेट्स का, माओइस्ट का एंड मोनार्किस्ट का। अब डेमोक्रेट्स मतलब डेमोक्रेसी के सपोर्टिव एंड मोनार्क्स मतलब राजा के सपोर्टिव। एंड नाउ व्हाट इज़ माओइस्ट? माओइस्ट मतलब जो कि आर्म्ड सिलेक्शन में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि आर्मी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जो कि रेडिकल्स होते हैं, जो कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको माओइस्ट गुरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार ये किंग के फोर्सेस को एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन आर्मी के फोर्सेस को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनता था मोनार्क्स का। लेकिन ऐसा होता है कि इन तीनों के चक्कर में, इन तीनों की लड़ाइयों के चक्कर में जो राजा है उसको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, सिस्टम कह सकते हैं, या फिर उसे एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, डिसमिस कर देता है। अब क्या होता है पार्लियामेंट को डिसमिस करना एंड अबॉलिश करना? मतलब है कि पार्लियामेंट सरकार बैठेगी नहीं, काफ़ी सालों तक सरकार नहीं बैठेगी, कोई सिस्टम नहीं चलेगा और देश को संभालने के लिए कोई भी एक हेड नहीं होगा। तो पार्लियामेंट को अबॉलिश करना उसे कहते हैं। तो 2002 में ऐसा हुआ था, डेमोक्रेसी वहाँ से बाहर एग्जिट हो गई थी। ठीक है, ख़त्म हो गई थी नेपाल से डेमोक्रेसी।
लेकिन 2006 की ऑडियंस, 2006 वाला साल था, वहाँ की जो ऑडियंस है फिर जागती है, फिर प्रोटेस्ट करती है डेमोक्रेसी के लिए, और वहाँ के किंग को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी रीस्टोर होने का जो पहला कदम है वो है कि जो 2002 में पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया गया था उसे रीस्टोर किया जाता है बाय द सेम किंग। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर नेपाल टुवर्ड्स अटेंडिंग और फॉर गेटिंग द डेमोक्रेटिक नेशन, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था नॉन वायलेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, सबसे बड़ा योगदान था एसपीए का। ना व्हाट इज एसपीए? इट इज 7 पार्टी अलायंस। इसके अंदर 7 पार्टीज थी नेपाल की जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया नॉन वायलेंस के मेथड के थ्रू, ठीक है। और इसके अंदर मेनली माओइस्ट एंड सोशलिस्ट थे जो कि चाहते थे कि डेमोक्रेसी अडॉप्ट हो, जो चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ऐसा होता है कि 2008 में, देखो कई बार ये ज़रूरत पड़ती है, कई बार एक क्वेश्चन उठा था कि थोड़ा सा तो राजा का रूल चलना चाहिए, बिल्कुल हमें डेमोक्रेसी पे नहीं एकदम से डिपेंड होना चाहिए। बट बहुत प्रोटेस्ट हुए, छोटे छोटे प्रोटेस्ट के बाद फाइनल डिसीजन ये निकला कि 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी रिपब्लिक अडॉप्ट कर ली गई एंड बाय रिप्लेसिंग मोनार्कियल सिस्टम। राजा का रूल हमेशा के लिए कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड नेपाल के लोग अडॉप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को वेलकम करते हैं। और 2015 में, अभी पीछे ही मतलब हाल ही में 5 साल पहले, नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जाएंगी। एंड 1 मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड दैट इज़ कि नेपाल में करेंटली कौन है, नेपाल से रिलेटेड करेंटली क्या चल रहा है।